हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हम लोग एडीओ का जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि अधिकार जो है वो कर्तव्यों को क्या करते हैं, अनुदेशित करते हैं। अधिकार क्या करते हैं, कर्तव्यों को अनुदेशित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, मैंने जब आप लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाया है मेंस के लिए, सीजीपीसीएस मेंस के लिए, तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि अधिकार जो है वो अपने साथ क्या करता है, कर्तव्य लेकर आता है। अधिकार ऐसा नहीं है कि अपने आप में एब्सोल्यूट है। जब हमें कोई भी अधिकार प्राप्त होते हैं तो साथ ही साथ कुछ ड्यूटी मिलती है जिन्हें हमें पूरा करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में क्या शामिल है। ऑप्शन 1 में है कि उन उदात्त आदर्शों को संजोने एवं अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ये बात बिल्कुल सही है। फिर सेकंड में है कि आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मत देने का जो कर्तव्य है वो मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए, लोगों में भ्रातृत्व भाव पैदा करने का कर्तव्य, ऐसा भी नहीं कहा गया है। फिर उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसके टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 11 मौलिक कर्तव्य जो है वो शामिल किए गए हैं। फिर देखिए लिखा है कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 51 में बेसिकली 51 ए जोड़ा गया था। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और कौन सी समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, ये भी याद रखना है। और कार्यकाल कौन से प्रधानमंत्री का था, इंदिरा गांधी। कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और कोई भी नई चीज़ जो है, मान लीजिए कोई भी अमेंडमेंट होती है, तो उस टाइम पे आप लोगों को ये देखना चाहिए कि उस टाइम पे किसकी सरकार थी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है। यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसके अतिरिक्त देखिए लिखा है आर्टिकल नंबर 39 ग। तो आर्टिकल नंबर 39 ग आप लोगों को पता है क्या है। इसमें ये चीज बोला गया है कि राज्य जो है वो इस बात का प्रयास करेगा कि बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्याग से संरक्षित किया जाए। यानी कि बेसिकली राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा आर्टिकल नंबर 39 ग के अंतर्गत कि बच्चों और युवाओं का शोषण न हो पाए और वे अमानवीय या फिर हानिकारक परिस्थितियों में न रहे। इसके अलावा देखिए आर्टिकल नंबर 29 ख जो है वो क्या होता है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी जो नागरिक है वो केवल धर्म, नस्ल या जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के द्वारा या फिर राज्य के कोष से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा और न ही उसे केवल इस आधार पर उससे भेदभाव किया जा सकता है। बेसिकली अगर सरल शब्दों में हम इसको समझे तो जो 29 क्लॉज 2 है वो ये बात कहता है कि अगर कोई स्कूल या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी राज्य सरकार से सहायता प्राप्त है, जैसे मान लीजिए उसको क्या मिला है, गवर्नमेंट फंड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, गवर्नमेंट फंड मिला हुआ है। तो वह सरकारी संस्था किसी भी नागरिक को प्रवेश देने से वंचित नहीं कर सकती, केवल इस आधार पर कि वह किसी विशेष धर्म, जाति या नस्ल, भाषा, समुदाय से है। क्यों, क्योंकि वह फंड किससे मिला है, गवर्नमेंट से मिला है, इसीलिए वह भेदभाव नहीं कर सकती है। ऐसा बोला गया है आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2 में। फिर आगे देखिए, मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है वो निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है। तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को सौंपी गई है। आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली जो हाई कोर्ट है वह रिट जारी कर सकता है आर्टिकल नंबर 226 के अंतर्गत, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत रिट जारी कर सकता है। आगे देखिए, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखिएगा इस बात को कि मौलिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है, परंतु याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल की जो शक्तियां हैं वो किसके अधीन है, संसद के अधीन है। और राष्ट्रीय आपातकाल ये जो है वो आप लोगों का आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत आता है, और राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 के अंतर्गत आता है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर ए, मैंने ये तो पढ़ाया भी है पीछे। आगे देखिए, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो संसद लगा सकती है। आगे देखिए, लिखा है कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार है? तो ऑब्वियस सी बात है, आर्टिकल नंबर 14 में समता का अधिकार है। फिर देखिए, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त अधिकार कौन सा है? तो याद रखिएगा, विधिक अधिकार, यानी विधिक का मतलब होता है कानूनी। कानूनी अधिकार जो होता है वो भारतीय नागरिक और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। याद रखिएगा कि राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहाँ केवल नागरिकों को प्राप्त है, वहीं कतिपय मौलिक अधिकार ही, जिसमें कि सभी नहीं, कोई कोई मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन कोई कोई ऐसी मौलिक अधिकार है जो किसको प्राप्त है? विदेशी और एवं नागरिक दोनों को प्राप्त है। एक बात याद रखिए कि ऐसे कौन कौन से जो अधिकार हैं जो कि नागरिक प्लस विदेशी दोनों को मिलते हैं, नागरिक प्लस विदेशी दोनों को मिलते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 14 जो ये बोलता है कि कानून के समक्ष समानता। फिर आर्टिकल नंबर 20 जो है दंडात्मक कानूनों से संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 20 भी नागरिकों और विदेशियों दोनों को मिलता है। फिर 21 जिसमें कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, ये भी विदेशियों और भारतीय दोनों को मिलते हैं। फिर उसके पश्चात है 21A। 21A क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, तो यह भी जो है वो नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए है। फिर है आर्टिकल नंबर 22 जिसमें गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा है, यह भी नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 25 से लेके 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भी भारतीयों और विदेशियों दोनों को है। लेकिन याद रखिएगा कि जो आर्टिकल नंबर 19 है, आपको लग सकता है कि अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबको होगी, परंतु ऐसा नहीं है, यह केवल नागरिकों को प्राप्त है। विदेशी नागरिकों जो है वो भारत में रहकर बोलने या प्रदर्शन करने का अधिकार वे लोग नहीं मांग सकते, इस बात को याद रखिएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन सा अधिकार जो है वो विदेशियों को प्राप्त है। अब देखिए, किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी कौन से आर्टिकल में दी गई है? तो ये दी गई है आर्टिकल नंबर 27 में, कि जब भी हम धर्म विशेष का संरक्षण करेंगे या संवर्धन करेंगे तो उसके लिए हमको टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर बात करें आर्टिकल नंबर 25 की, तो याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 25 में ये बात साफ साफ बोला गया है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता है। यानी कि वे लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं? अपने धर्म में सुधार भी कर सकते हैं और अपने धर्म का बेसिकली अबाध रूप से मान सकते हैं, उसके लिए उन्हें कभी भी प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। देखिए, जो आर्टिकल नंबर 26 है वो बेसिकली धार्मिक उद्देश्य के लिए संस्थाओं को स्थापित करने एवं उसका प्रबंधन करने का जो है वो अधिकार देता है। प्रबंधन करने का अधिकार देता है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए, आर्टिकल नंबर 28 है, उसमें ये बात कही गई है कि ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में जो कि क्या हो, पूरी तरीके से राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो, यानी कि उसको गवर्नमेंट फंड मिल रहा है, तो ऐसी जगह पे क्या नहीं दी जा सकती? धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों में धार्मिक शिक्षा जो है वो प्रतिबंधित है। लेकिन वही बात है, ये बात बोला गया है 28 क्लॉज 2 में कि यदि किसी धार्मिक ट्रस्ट के द्वारा स्थापित संस्थान है तो फिर उसमें क्या कर सकती है? धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब यदि कोई स्कूल किसी मंदिर, मस्जिद या ट्रस्ट या फिर चर्च के द्वारा चलाया जा रहा है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, ऐसा आर्टिकल नंबर 28 में बोला गया था। आई होप कि आपको 25, 26, 27 और 28 आर्टिकल जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि अल्पसंख्यकों के हितों की जो सुरक्षा है उस पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो इसको याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 29 मैंने आपको विस्तार से पढ़ाया है CGPCS की मेंस क्लासेस में। अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो आप समझ सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 29 कितना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें जो है वो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत 2 खंड आते हैं, एक होता है आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज 1 और एक होता है आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज 2। क्लॉज 1 जो है उसमें ये बात कही गई है कि भारत के नागरिकों के किसी भी वर्ग को जो कि विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को अपनाए हुए है तो उसे क्या होगा? उसे अपनी लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त होगा। मतलब कि
चाहे वह अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। कोई भी समूह जो कि अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखना चाहता है तो उसे ऐसा करने का संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल नंबर 21 के खंड 1 से। इस बात को याद रखना है। फिर देखिए, अगर आर्टिकल नंबर 21 क्लॉज 2 के बारे में बात करें तो इसमें अधिकार दिया गया है कि राज्य के नियंत्रण में चलने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, नस्ल या फिर भाषा इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, यानी कि कोई भी ऐसी शैक्षणिक संस्था जो कि सरकारी सहायता प्राप्त है वहां पर भेदभाव नहीं हो सकता है। अगर इसको एग्जाम्पल से हम समझे तो एक बात याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए एक मुस्लिम छात्र है, उसको धर्म के आधार पर स्कूल में प्रवेश न मिले तो ये क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। किसका? आर्टिकल नंबर 29(2) का ये उल्लंघन है। इस बात को याद रखिएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, तो ये हो जाएगा 17। मैंने 17 आप लोगों को बहुत अच्छे से भी पढ़ाया है। और 14 में क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, यानी कि यह कानून के समक्ष समानता को दर्शाता है। आर्टिकल नंबर 15 क्या है? देखिए आर्टिकल नंबर 15 जो है उसमें बेसिकली यह बात बोली गई है कि कहीं ना कहीं समानता का अधिकार ही है ये भी, और इसमें भेदभाव के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। इसमें बोला गया है कि जो राज्य है वो किसी भी नागरिक के साथ क्या नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। किस आधार पर? उसके धर्म के आधार पर, या फिर उसकी जाति के आधार पर, या फिर मान लीजिए उसके लिंग के आधार पर, उसके प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता। अगर उदाहरण से इसको समझे तो देखिए, जो सरकारी स्कूल होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर मान लीजिए सार्वजनिक स्थल पर किसी को भी अगर उसकी आप जाति या धर्म के कारण किसी काम के लिए मना कर देते हैं तो यह क्या हो जाता है, आर्टिकल 15 के तहत कानून का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, फिर अब देखिए आर्टिकल नंबर 16 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल नंबर 16 मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसमें बेसिकली सरकारी नौकरियों में समान अवसर की ये बात करता है, यानी कि इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हर नागरिक को सरकारी नौकरी में समान अवसर का अधिकार होगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, ये 16 हो गया। तो ये चारों आर्टिकल जो है आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है। किसी भी रूप में उससे उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना गया, जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम 1955 को अधिनियमित किया था। 1976 में संशोधन के उपरांत अब यह सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से जाना जाता है। देखिए निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो याद रखिए समता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 में, शोषण के प्रति अधिकार ये 23-24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसे बोलते हैं। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा आर्टिकल नंबर 25 to 28 तक है। फिर उसके बाद लिखा है हड़ताल का अधिकार, तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो है आपका मौलिक अधिकार हड़ताल का अधिकार नहीं है। आगे देखिए कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो याद रखिए मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। आगे देखिए भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों यानी मौलिक अधिकार कौन से कौन आर्टिकल तक है, तो याद रखिए 12 से लेकर ये 35 तक है। यहाँ पर 14 to 35 दिया हुआ है कि में मौलिक अधिकार है, और वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण जो कि आर्टिकल नंबर 19 के अंतर्गत है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16, विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल नंबर 29 आदि अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था, जबकि आर्टिकल नंबर 21 जो है या फिर जो 20 है ये चीज जो है वो विदेशियों को भी प्राप्त है। फिर देखिए भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार मूल अधिकार है, भाषण का अधिकार जो है वो भी आपका मूल अधिकार है, जीवन का अधिकार भी मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ नहीं है पूछा है, मूल अधिकार ये नहीं है। फिर देखिए लिखा है कौन सा अधिकार जो है वो एक राजनीतिक अधिकार है, तो याद रखिए मतदान का जो अधिकार है वह एक राजनीतिक अधिकार है। अब देखिए यहाँ लिखा है कार्य का अधिकार, ठीक है। तो बेसिकली अगर कार्य के अधिकार की हम बात करें तो ये आप लोगों ने आर्टिकल नंबर
41 पढ़ा होगा। आर्टिकल नंबर 41 जो है वो यह कहता है कि राज्य जो है वो इस प्रकार का प्रयास करेगा कि उसके नागरिकों को कार्य का अवसर प्राप्त हो। याद रखिए, यानी कि रोजगार प्राप्त हो, आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो। ऐसा कौन कार्य करेगी? सरकार करेगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 41 के तहत तो यह भी अधिकार जो है वो आपको मिला हुआ है। फिर शिक्षा का अधिकार आप लोगों को पता है, आर्टिकल नंबर 21A में है। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 में है। और मतदान का अधिकार तो आप लोगों को पता ही होगा, ये आपका एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। ये आपका है आर्टिकल नंबर 26 में। याद रखिएगा इस बात को। लेकिन मतदान का अधिकार यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि राजनीतिक अधिकार कौन सा है, तो मतदान का अधिकार जो है वो एक राजनीतिक अधिकार है। आगे देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ये जो है ये मूल अधिकारों से संबंधित मामला है। देखिए, मैंने इसको ना क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप लोगों ने CGPCS मेंस की मेरी पॉलिटी वाली क्लास देखी होंगी तो आप समझ सकते हैं कि ये आपको बहुत अच्छे से रटा रटाया याद हो गया होगा। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि उनको बहुत मेहनत लगेगा। प्लेलिस्ट में जाना होगा, फिर प्लेलिस्ट में CGPCS का पेपर नंबर 3 नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, फिर उसके नीचे आप जाएंगे तो आपको पूरे पहले तो हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी, उसके बाद पॉलिटी की मिलेंगी। तो इतना मेहनत बच्चे तो नहीं कर सकते, इसलिए मैं कर देती हूँ। देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बहुत महत्वपूर्ण केस था, जिसने क्या किया, संविधान संशोधन एवं मौलिक अधिकारों के बीच एक संबंध को स्थापित किया और उसके संबंध को कहीं ना कहीं उसकी व्याख्या की। देखिए, अगर इसकी पृष्ठभूमि समझे तो जो गोलकनाथ केस है, पंजाब राज्य में उस टाइम पे क्या था, एक भूमि सुधार कानून बनाया गया था, जिससे कि कुछ भूमि के अधिकार जो है, मालिकों के अधिकार, वह क्या हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। इस कानून के खिलाफ कई लोगों ने मुकदमा भी दायर किया था कि यह उनके मूल अधिकार यानी कि संपत्ति के अधिकार का क्या है, उल्लंघन है। तो पंजाब सरकार ने संसद से इस कानून को संविधान संशोधन के तहत संरक्षण दिलाने की कोशिश की थी। लेकिन मुख्य मुद्दा ये था कि क्या संसद के पास मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है, यही बात यहाँ पर उठी गोलकनाथ केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों को संसद के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। ऐसा निर्णय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिया गया था 1967 में। हालांकि बाद में ये चीज चेंज हो गया था। मैंने ये भी पढ़ाया आप लोगों को। याद रखिएगा कि संविधान संशोधन भी मौलिक अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता। बाद में ऐसा बात आया था। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये भी याद होगा कि जो केशवानंद भारती केस है 1973 में आया था, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में ये बात जो है वो कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिससे कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो उल्लंघन है वो ना हो पाए। जबकि गोलकनाथ पंजाब राज्य वाले केस में बोला गया था कि जो संसद है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर ही नहीं सकती। तो दोनों जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रहा है। देखिए, फिर सेकंड नंबर जो केस लिखा है पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बेसिकली केंद्र सरकार ने एक टाइम पे एक कानून बनाया था 1957 में। क्या कानून था कि कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, यानी कि जिसके तहत जो केंद्र सरकार है वो कोयला क्षेत्र की भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार जो है वो अपने पास कर ली थी। और इस कानून के तहत ही केंद्र सरकार ने क्या कर दिया, पश्चिम बंगाल के कुछ ऐसे कोयला क्षेत्रों को, जो भूमि है उसको क्या कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। तो अब जो हुआ, पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो इसका विरोध करने लगी, और विरोध करते हुए उन्होंने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठकर खड़े होते हैं। आपके मन में भी ये सारे सवाल आते होंगे कि क्या केंद्र सरकार को राज्यों की भूमि को अधिग्रहण करने का अधिकार है? क्वेश्चन मार्क। क्या संघ एक संघीय ढांचा है, यानी फेडरल स्ट्रक्चर है, जिसमें राज्य जो है वो स्वतंत्र है, या फिर क्या राज्य संघ के बराबर है? इस तरीके के क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। लेकिन देखिए, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये बात आप लोगों को भी पता है कि जो केंद्र सरकार है उसको कहीं ना कहीं राज्यों से अधिक शक्तियां मिली हुई है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बेसिकली कहा कि जो भारत है वो क्वाजी फेडरल संविधान है। क्वाजी फेडरल संविधान है, यानी कि संघात्मक ढांचे में भी केंद्र सरकार को क्या है, ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। जो राज्य है वो संघ की, बेसिकली जो राज्य है वो संघ की सृजनात्मक इकाइयां हैं। वो जो राज्य है वो अपने आप में संप्रभु नहीं है, बल्कि वह कहीं ना कहीं इकाई है हमारे भारत संघ की। तो यही बात जो है वो जजमेंट में भी कहा गया था। देखिए, केंद्र सरकार को संसद के माध्यम से राज्यों की जो भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार है,
खासकर राष्ट्रीय हित के लिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था 1963 में जब जजमेंट आया था तब, कि जो केंद्र सरकार है वो चाहे तो संसद के माध्यम से राज्यों की भूमि अधिग्रहित कर सकती है। फिर देखिए तीसरा नंबर केस है शर्मा बनाम कृष्ण 1959। याद रखिएगा कि ये जो मामला है वो भारत में बेसिकली मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट और विधानसभा का जो विशेषाधिकार है उनकी शक्तियों के बीच एक संतुलन को लेकर ऐतिहासिक निर्णय के रूप में हमारे सामने आता है। अगर इसकी पृष्ठभूमि को समझे तो ये जो शर्मा जी हैं, ठीक है, शर्मा जी ये बिहार के एक जो है न्यूज़पेपर सर्च लाइट करके एक न्यूज़पेपर है उसके ये संपादक थे उस टाइम पे। तो इन्होंने क्या कर दिया ना, बिहार विधानसभा के एक मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं का कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगा दिया और विधानसभा के अध्यक्ष ने उस भाषण के कुछ हिस्से को क्या कर दिया, कार्यवाही से हटाने का आदेश दे दिया। इसके बावजूद जो सर्च लाइट न्यूज़पेपर है उसने अखबार में क्या कर दिया, उस भाषण के सभी हिस्सों को एज इट इज़ जो है वो छाप दिया, जिसमें कि वो हटाए गए अंश जो हैं वह भी क्या थे, शामिल थे। तब इस पर क्या हो गया कि विधानसभा की जो समिति है उन्होंने शर्मा को नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ जो है वो कार्यवाही शुरू कर दी थी। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि एक बात आप लोगों को यहाँ पर याद रखना होगा, आर्टिकल नंबर जब तक आप लोग 194 क्लॉज 3 को नहीं समझेंगे ना तब तक आप इस केस को नहीं समझ पाएंगे। बेसिकली आर्टिकल नंबर 194 खंड 3 में ये बात बोला गया कि जब तक जो संसद है वो इसके बारे में कानून नहीं बनाती तब तक राज्य की विधानमंडल की प्रत्येक सभा एवं उसके सदस्यों और समितियों को वे सभी अधिकार, विशेषाधिकार और रियायतें प्राप्त होंगी जो कि 26 जनवरी और 1950 को इंग्लैंड के संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त होती थी। यानी कोई भी ऐसे अधिकार जिसके बारे में क्या नहीं है, संसद ने अभी तक कानून बनाया ही नहीं है, तो उसको कौन से अधिकार मिलेंगे, वो सारे अधिकार जो कि 26 जनवरी 1950 को इंग्लैंड के संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स को प्राप्त थी। मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि राज्य की विधानसभा और उसके सदस्य जो हैं वही विशेषाधिकार और सुरक्षाएं प्राप्त करेंगे जो कि हाउस ऑफ कॉमन्स को 1950 में प्राप्त थी, जब तक कि संसद जो है वो इस पर कोई कानून नहीं बनाती है। तो निर्णय में बेसिकली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनुच्छेद 194 खंड 3 के अंतर्गत राज्य विधानसभा को वही विशेषाधिकार है जो कि 26 जनवरी 1950 को किस में थे, संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में थे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ने बेसिकली क्या की थी, अपनी कार्यवाही के प्रकाशन पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी उस टाइम पे रखा हुआ था। यानी कि कोई भी ब्रिटिशर्स है उनके खिलाफ जो है वो अपने जो मत है उसको प्रकट नहीं कर सकता। इसीलिए बिहार विधानसभा को भी अपनी कार्यवाही विशेषकर हटाए गए अंशों के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है, ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में था। यानी कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जो आर्टिकल नंबर 194 खंड 3 है जो कि संविधान का हिस्सा है, मौलिक अधिकारों पर क्या करता है, प्राथमिकता रखता है। तो इस वजह से जो शर्मा जी का अभिव्यक्ति का अधिकार है उस पर प्राथमिकता किसने रख दिया, 194 खंड 3 ने। इसीलिए शर्मा का जो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1A का जो दावा था उसको क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। मतलब केस में जीत किसकी हुई थी, बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री की। इस बात को याद रखिएगा। देखिए अगला केस जो है वो बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951 का केस है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण केस है। इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जान लीजिए। जो बलसारा है वो बेसिकली क्या था, एक पारसी व्यवसायी था, व्यवसायी यानी व्यापारी था, ठीक है। और इसने क्या किया था, बम्बई निषेध अधिनियम 1949 की वैधता को चुनौती दी थी। और ये जो बम्बई निषेध अधिनियम 1949 है उसमें यह कहा गया था कि शराब का उत्पादन, बिक्री, उपभोग और कहीं ना कहीं कब्जे पर क्या हो, पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी कहीं ना कहीं शराब के उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण तरीके से अधिकार नहीं कर सकता, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो बलसारा ने क्या तर्क दिया कि यह जो है वो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, खास करके समानता के अधिकार का और व्यवसाय और व्यापार करने का जो अधिकार आप लोगों को मिला है आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 और G, ठीक है। इसमें आप लोगों को मिला है कि आप कोई भी व्यवसाय या व्यापार कर सकते हैं, उसकी आपके पास क्या होगी, स्वतंत्रता होगी।
लेकिन आर्टिकल नंबर 21 में जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यह क्या आएगा, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा, ऐसा बलसारा ने बोला। तो बलसारा चाहे तो जो है वो शराब का व्यापार भी कर सकता है और उस पर पूर्ण नियंत्रण भी कर सकता है। तो यह करके इसने क्या कर दिया, याचिका दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया कि न्यायालय ने ऐसा पाया है कि अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस अधिनियम के खिलाफ इसने बलसारा ने याचिका दायर किया था, कि उस अधिनियम का मेन एम जो है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वह क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैतिकता की रक्षा करना, जो कि किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो न्यायालय ने बेसिकली एक सिद्धांत लागू किया इस टाइम पे, पीथ एंड सब्सटेंस सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भी कानून का मुख्य उद्देश्य जो होता है, अगर वो राज्य के अधिकार क्षेत्र में है, तो केवल आकस्मिक प्रभाव के कारण उसको असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता, भले ही वो फंडामेंटल राइट का थोड़ा उल्लंघन कर रही हो। यानी कि मौलिक अधिकारों पर अगर इसके प्रभाव को देखें तो न्यायालय ने साफ साफ ऐसा माना कि शराब एवं व्यापार का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये समाज के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है, इस वजह से। तो बेसिकली क्या कर दिया न्यायालय ने, अधिनियम के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कौन कौन से प्रावधानों को? जैसे मान लीजिए कि उस टाइम पे प्रसाधन की सामग्री पर कुछ प्रतिबंध थे, उसको कर दिया। या फिर मान लीजिए औषधीय यूज के लिए कुछ प्रतिबंध होंगे, उसको इन्होंने क्या कर दिया, न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। देखिए, अगर महत्वपूर्ण निष्कर्षों की बात करें तो राज्य सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य या फिर नैतिकता की रक्षा के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, ऐसा जो है उस जजमेंट में बोला गया। यानी कि अगर बोल सकते हैं कि अगर ऐसा राज्य सरकार को लगता है कि शराब बंद कर देने से सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो बेटर हो सकती है और कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो सकती है, तो राज्य सरकार जो है वो शराब पर प्रतिबंध लगा सकता है। और आप लोगों को पता भी होगा कि भारत के बहुत से ऐसे स्टेट है जहाँ पर शराब पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। देखिए, यदि कोई राज्य जो है, यदि कानून केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र को केवल आकस्मिक रूप से प्रभावित करता है तो वह असंवैधानिक नहीं होता है। यानी कि उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट होना चाहिए कुछ भी, तभी जाके उसको असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा कि मौलिक अधिकारों पर उचित एवं आवश्यक प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगाया जा सकता, बिल्कुल लगाया जा सकता है। लेकिन आपको ये चीज प्रूफ करना होगा कि वो जो है प्रतिबंध वो क्या होगा, सार्वजनिक हित में होना चाहिए, यानी उससे समाज का भला होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये चारों केस जो है वो आपको अच्छी तरह से याद हो गई होगी, पृष्ठभूमि भी आपको याद हो गई होगी। आगे देखिए, लिखा है कौन से संविधान से राजनीति निदेशक तत्व जो है अपनाए गए। मैंने आपको बताया था आयरिश संविधान, इसको आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, फिर कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किस में दिए गए हैं, तो याद रखिए कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो डीपीएसपी में दिया गया है। किस में दिया गया है, डीपीएसपी में दिया गया है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में दिया गया है। देखिए, नीति निदेशक तत्व के और भी बहुत से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो कि हम अगले क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।